नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा का संकल्प पत्र जारी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प पत्र जारी करते हुए फिर दोहराई जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर प्रतिबद्धता। कहा, राज्य में अनुच्छेद 370 दोबारा लागू नहीं होने देंगे। जम्मू कश्मीर भारत का था, है और रहेगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को लेकर गतिरोध के बीच कांग्रेस ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और विनेश फोगाट सहित अपने 31 उम्मीदवारों की पहली सूची की जारी। दुष्यंत चौटाला ने की त्रिशंकु विधानसभा की भविष्यवाणी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में राष्ट्रीय राजमार्ग 93 पर हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में 15 लोगों की मौत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर जताया दुख। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के सूरत में जल संचय जन भागीदारी योजना का शुभारंभ किया। आने वाली पीढ़ियों के लिए जल संरक्षण को बताया जरूरी। गुजरात में 24,000 से अधिक वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करना है इस पहल का लक्ष्य। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जीतने वाले शिक्षकों से अपने आवास पर की बातचीत। प्रधानमंत्री ने कहा, शिक्षक राष्ट्र के लिए दे रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण सेवा। पुरस्कार विजेता शिक्षकों ने प्रधानमंत्री के साथ साझा किए अपने अनुभव। कोलकाता रेप मर्डर मामले में तेज हुए भाजपा के हमले। मांगा ममता बनर्जी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर से इस्तीफा। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री रहते न्याय की उम्मीद नहीं। वहीं आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। और पेरिस पैरालंपिक में भारतीय दल का शानदार प्रदर्शन जारी। ऊंची कूद में प्रवीण कुमार ने जीता स्वर्ण। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी जीत की बधाई। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी का संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि आर्टिकल 370 इतिहास बन चुका है, ये कभी लौट कर नहीं आ सकता। विकसित, समृद्ध और सुरक्षित जम्मू कश्मीर के संकल्प के साथ बीजेपी ने 25 वादे किए। अमित शाह ने धारा 370 की बहाली के वादे पर कांग्रेस और एनसी के गठबंधन पर हमला बोला। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू में पार्टी के संकल्प पत्र को जारी किया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अभी तक जितनी पार्टियों ने यहां शासन किया, सभी ने तुष्टीकरण की राजनीति की। अमित शाह ने कहा कि पिछले 10 वर्ष बीजेपी के विकास और सुशासन को समर्पित रहे। गृह मंत्री ने कहा कि जब भी जम्मू कश्मीर का इतिहास लिखा जाएगा, 2014 के बाद के ये 10 साल राज्य के लिए स्वर्णिम काल के रूप में चिन्हित किए जाएंगे। 2014 से लेकर 2024 का ये कालखंड, जब भी जम्मू कश्मीर और भारत का इतिहास लिखा जाएगा, जम्मू कश्मीर के लिए स्वर्णिम अक्षरों से अंकित किया जाएगा, ऐसा मेरा बहुत स्पष्ट मानना है। ये 10 साल जम्मू कश्मीर के लिए शांति और विकास के 10 साल रहे, सुशासन के 10 साल रहे। ये 10 साल में टेररिज्म की जगह मैक्सिमम टूरिज्म पर शिफ्ट हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 दोबारा लगने नहीं देंगे। अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का है, था और रहेगा। आज अनुच्छेद 370 और 35A बीते दौर की बात बन गई है। अब यह हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है। ये सब पीएम नरेंद्र मोदी के
ताकतवर फैसले से हुआ है। बड़ी दुख की बात है, विगत दिनों में एनसी का एजेंडा मैंने पढ़ा है और एनसी के एजेंडे को कांग्रेस का मौन समर्थन भी मैंने देखा है। मगर मैं आज आप सभी पत्रकार भाइयों के माध्यम से पूरे देश को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, धारा 370 इतिहास बन चुकी है, वो कभी लौटकर नहीं आने सकती, हम आने भी नहीं। बीजेपी के संकल्प पत्र में स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने का वादा किया गया है। महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को हर साल 2 फ्री एलपीजी सिलेंडर दिए जाएंगे। हम मां सम्मान योजना के तहत सबसे वरिष्ठ माता को, घर में एक वरिष्ठ महिला को, बहन को प्रतिवर्ष 18,000 रुपये की सहायता उनके जीवन यापन के लिए देंगे। महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए अब तक के बैंक ऋण को हम सहायता देकर माफ करने की योजना करेंगे। उज्ज्वला के सारे लाभार्थियों को 2 एलपीजी सिलेंडर हम मुफ्त देंगे। जम्मू और कश्मीर में पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। प्रगति शिक्षा योजना के तहत प्रतिवर्ष डीबीटी के माध्यम से कॉलेज के विद्यार्थियों को 3,000 रुपया ट्रैवलिंग अलाउंस देंगे। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में मतदान होना है और मतगणना 8 अक्टूबर को की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को लेकर गतिरोध के बीच कांग्रेस ने लंबे इंतजार और मंथन के बाद अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 31 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सांपला किलोई से उम्मीदवार हैं। वहीं हरियाणा कांग्रेस प्रमुख उदयभान होडल से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। जारी लिस्ट के अनुसार विनेश फोगाट जुलाना से चुनाव लड़ेंगे। और इस सब के बीच हरियाणा विधानसभा चुनाव के 90 सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है और भाजपा ने 67 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर अपने चुनाव प्रचार अभियान को तेजी भी देनी शुरू कर दी है। रोड शो और जनसभाओं के माध्यम से भाजपा हरियाणा की जनता को अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश कर रही है। पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल, पार्टी नेता पवन खेड़ा, हरियाणा कांग्रेस प्रमुख उदयभान और हरियाणा के एआईसीसी प्रभारी दीपक बावरिया की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जीतने वाले शिक्षकों से बात की। पुरस्कार विजेता शिक्षकों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने शिक्षण कार्य के साथ साथ उनके द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों के बारे में भी बताया। साथ ही उन्होंने सीखने को रोचक बनाने से जुड़ी दिलचस्प तकनीकों के बारे में भी प्रधानमंत्री को बताया। पीएम मोदी ने पढ़ाने के प्रति शिक्षकों के समर्पण की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण सेवा प्रदान कर रहे हैं और आज के युवाओं को विकसित भारत के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी उनके हाथों में है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभाव पर चर्चा की और अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने के महत्व के बारे में भी बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षक अपने छात्रों को भारत की विविधता का पता लगाने के लिए शैक्षिक भ्रमण पर ले जा सकते हैं, जिससे उन्हें सीखने में मदद मिलेगी और उन्हें अपने देश के बारे में जानने में भी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों को सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे से जुड़ना चाहिए और अपने अनुभव साझा करने चाहिए ताकि हर कोई उनसे सीख सके। उत्तर प्रदेश के हाथरस में राष्ट्रीय राजमार्ग 93 पर हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है। वहीं इस दुर्घटना में कई अन्य लोग घायल हुए हैं। यह हादसा रोडवेज बस और लोडर के बीच ओवरटेक के दौरान हुआ।
प्रशासन के लोगों ने मौके पर पहुंचकर घायलों को इलाज के स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस में हुए सड़क हादसे में प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाथरस में हुई दुर्घटना को लेकर दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में हुई सड़क दुर्घटना में कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। अपने स्वजनों को खोने वाले शोक संतप्त परिवारों के प्रति मैं गहन संवेदना व्यक्त करती हूं और घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे को लेकर दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने दुर्घटना में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। साथ ही घायलों को 50,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई सड़क दुर्घटना अत्यंत पीड़ादायक है। इसमें जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ईश्वर उन्हें इस कठिन समय में संबल प्रदान करे। इसके साथ ही मैं हादसे में घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की निगरानी में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 635 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आज उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, हर एक क्षेत्र में प्रगति की है। आप पिपराइच क्षेत्र में देख सकते हैं, यहाँ आयुष विश्वविद्यालय भी लगभग बनकर के तैयार हो चुका है। पिपराइच की चीनी मिल फिर से संचालित हो चुकी है, जो बंद हो चुकी थी वो फिर से चालू हो चुकी थी। फर्टिलाइजर कैंपस में एक सैनिक स्कूल का भी लोकार्पण होने जा रहा है और देश के उपराष्ट्रपति जी उस कार्यक्रम के लिए स्वयं आ रहे हैं। पहले गोरखपुर कोई आता नहीं था, आज राष्ट्रपति जी भी आते हैं, उपराष्ट्रपति जी भी आते हैं, प्रधानमंत्री जी भी आते हैं। अब आप भी कह सकते हैं कि जैसे नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, ऐसे ही नए उत्तर प्रदेश का यह नया गोरखपुर भी हमारे सामने है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र के उद्घाटन किया। आज के कालखंड में भी आप देखते होंगे, इस धरती की सुक्ति के लिए भी जो कार्य हितराज के द्वारा किया जाता है, हितों के द्वारा किया जाता है, जटायु की वर्तमान पीढ़ी के द्वारा किया जाता है, वह अविस्मरणीय है। और इसीलिए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आज यहां पर यह जटायु संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। इसके लिए मैं वन विभाग को हृदय से धन्यवाद देते हुए कैंपियरगंज और फरेंदा से जुड़े हुए सभी नागरिकों को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में ज्वेलरी शॉप में डकैती के आरोपी और 1 लाख के इनामी मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि मंगेश को उसकी जाति देखकर मारा गया है। दूसरी ओर भाजपा ने कहा है कि अपराध और अपराधियों में जाति देखना समाजवादी पार्टी का चरित्र रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर जातिवाद का मसला सियासी रूप ले रहा है। इस बार मामला डकैती के आरोपी के मुठभेड़ से जुड़ा हुआ है। डकैती के आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर में मौत को सपा ने जातिवाद के चश्मे से देखा तो एक बार फिर बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमलावर हो गई। मुठभेड़ में मारे गए आरोपी के घर हालचाल जानने सपा नेता पहुंच गए तो बीजेपी ने अखिलेश और उनकी पार्टी पर आरोपों की बौछार कर दी। हमारी सरकार योगी जी के नेतृत्व में अपराध और अपराधियों के प्रति कठोर है और जो भी इस प्रकार के तत्व हैं सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। समाजवादी पार्टी का चरित्र हमेशा यही रहा कि जाति के नाम पर उन्होंने राजनीति की है और हमारे लिए सभ्य समाज के लिए अपराधी अपराधी है, चाहे वो किसी जाति मत संप्रदाय का हो, सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी।
दरअसल सुल्तानपुर के ज्वेलरी शॉप में डकैती के आरोपी मंगेश यादव की इनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि मंगेश को उसकी जाति देखकर मारा गया। जौनपुर में सपा नेता और विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव इनकाउंटर में मारे गए मंगेश यादव के परिवार से मुलाकात करने जौनपुर स्थित उसके घर पहुंचे। बीजेपी ने सपा प्रमुख के बयान और पूरे मामले में सपा के रवैये की आलोचना करते हुए कहा कि अपराध और अपराधियों में जाति देखना समाजवादी पार्टी का चरित्र रहा है, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार अपराधियों से निपटने में सख्त है। परिजन के साथ न्याय दिलाने के लिए जो भी कुछ करना होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय सर्वोपरि होगा। उनके संज्ञान में मामला दे दिया गया है। अपराधियों का साथ देने में समाजवादी पार्टी किस न्यूनता तक जाएगी? पहले मुख्तार अंसारी के घर जाकर के वहां मातमपुरसी करने का काम अखिलेश यादव जी करते हैं, और अब मंगेश यादव। ये समाजवादी पार्टी का जाति प्रेम उत्तर प्रदेश को लेकर के गर्त में गया था, ये उत्तर प्रदेश को फिर गर्त में लेकर जाना चाहते हैं। मंगेश यादव पिछले दिनों 28 अगस्त को सुल्तानपुर में एक ज्वेलरी की दुकान पर हुई 1.5 करोड़ की डकैती की वारदात में शामिल था, जिसके बाद से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। बुधवार देर रात पुलिस को मंगेश यादव की लोकेशन मिली। पुलिस का दावा है कि घेराबंदी के दौरान मंगेश यादव ने फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में मंगेश गोली लगने से घायल हो गया। उसे सुल्तानपुर मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मंगेश यादव की क्राइम कुंडली पर नजर डालें तो जौनपुर के बदमाश मंगेश यादव ने चोरी और छिनैती से आपराधिक दुनिया में कदम रखा। 2021 में मंगेश यादव के खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज हुआ था। 2022 में सुल्तानपुर के करौंदी कला थाने में उस पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ। 2022 तक मंगेश यादव के खिलाफ एक के बाद एक कई मुकदमे दर्ज हुए। जौनपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ समेत कई जिलों में उस पर 8 मुकदमे दर्ज थे। मंगेश यादव पर चोरी, लूट, डकैती जैसे संगीन अपराध के मुकदमे दर्ज थे। 1 लाख का इनामी दुर्दांत अपराधी था मंगेश यादव। 28 अगस्त 2024 को सुल्तानपुर में दिन दिहाड़े सुनार की दुकान पर 5 करोड़ रुपए की डकैती की थी। अपराधी की कुंडली बहुत कुछ कह रही है, लेकिन इस मामले में भी जाति देखकर सियासत करना सूबे की राजनीति में फिर से बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा 2 दिवसीय बिहार के दौरे पर पहुंचे हैं। उन्होंने पटना के IGIMS में नवनिर्मित क्षेत्रीय आंख संस्थान का उद्घाटन किया। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री भी साथ थे। स्वास्थ्य मंत्री और नीतीश कुमार ने मिलकर उद्घाटन के मंच से बिहार के विश्व स्तरीय स्वास्थ्य रोड मैप के बारे में भी जानकारी दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बिहार को एक बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने पटना के IGIMS अस्पताल में क्षेत्रीय आंख संस्थान का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने भागलपुर के जवाहर मेडिकल कॉलेज और गया के अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज में भी 200 बेड के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। पटना में क्षेत्रीय आंख संस्थान के खुल जाने से सालाना करीब 2.5 लाख मरीजों का इलाज संभव होगा। IGIMS में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जब मैं 2019 में मंत्री था तो मैंने आखिरी आधारशिला यहीं नेत्र रोग विभाग में सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी में रखी थी। एक बार फिर मंत्री बनने के बाद पहला उद्घाटन मैं यहां IGIMS में कर रहा हूं। उन्होंने दरभंगा एम्स के लिए नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने हर विभाग में काम को करवाया है। अटल जी के समय में पटना का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज बना, और उस समय नीतीश जी ने मुझसे कहा था कि इसकी चिंता करो। हम लोगों ने उसकी चिंता की। आज वो पायनियर इंस्टीट्यूट के रूप में आगे खड़ा हुआ है, और अब आगे आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एक लंबे अंतराल के बाद मैं नीतीश जी का धन्यवादी हूं, जिन्होंने दरभंगा के लिए मुझे अलग से जमीन दी है, और बहुत जल्द वहां भी एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खड़ा होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम में बिहार के स्वास्थ्य रोड मैप की चर्चा की। उन्होंने कहा कि अब बिहार के लोगों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा घर बैठे मिलेगी। नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल जो पटना का है, वहां दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल मुजफ्फरपुर,
जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भागलपुर, अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज अस्पताल गया को भी 2250 बेड के मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में विकसित किया जा रहा है। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में इलाज शुरू हो जाने के बाद बिहार की जनता को बड़ी राहत मिलेगी। लोगों को इलाज के लिए दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज क्षेत्रीय नेत्र संस्थान में जो बिहार के लिए स्वास्थ्य का रोड मैप रखा, वो बताता है कि आने वाले दिन में बिहार की जो स्वास्थ्य सेवा होगी वो विश्व स्तरीय होगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी विश्वास दिलाया कि केंद्र सरकार को बिहार सरकार का पूरा साथ मिलता रहेगा, चाहे वो दरभंगा में एम्स के बनाने की बात हो, चाहे गया में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में और फैसिलिटीज देने की बात हो। डीडी न्यूज के लिए पटना से मधुरेश नारायण। पंजाब में बढ़ती महंगाई ने लोगों की कमर तोड़कर रख दी है, जिसके बाद पंजाब की आम आदमी पार्टी के सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब के महासचिव अनिल सरीन ने पंजाब में पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों पर गहरी चिंता व्यक्त की और इसे पंजाब में रहने वाले आम आदमी की जेब पर डांका बताया। उन्होंने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। पंजाब सरकार ने निर्णय किया है कि 61 पैसे पेट्रोल और 92 पैसे डीजल के रेट बढ़ाए गए। 7 किलोवाट इलेक्ट्रिक कनेक्शन के ऊपर 2.5 रुपये का सब्सिडी था, उसको भी विड्रॉ किया गया है। इससे लगभग 2300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पंजाब की जनता पर पड़ने वाला है। ये लगातार जब से ये सरकार आई है लगभग 3 रुपये पेट्रोल और डीजल के ऊपर इसने टैक्स लगाया है। ये क्या आम आदमी पार्टी का काम था जिसने जो वादे किए थे? क्या ये आम आदमी की सरकार है? क्या ये आम आदमी को सहूलियत देने वाली सरकार है? जब से ये सरकार आई है ये टोटली फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हो रहा है इसका। पंजाब महिला मोर्चा अध्यक्ष बीबा जय इंदर कौर ने भगवंत सिंह मान सरकार से मांग की कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी तुरंत वापस लेनी चाहिए ताकि आम आदमी आरामदायक जीवन जी सके। हम तो निंदा करते हैं इसकी और ये बिल्कुल रोल बैक होना चाहिए। और एक यही नहीं, जो बिजली का इन्होंने हटवाया है वो यूनिट्स दोबारा चालू करने चाहिए और जो ग्रीन टैक्स लगाया है गाड़ियों पे वो भी वापस लेना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में आयोजित CII इंडिया मेडिटेरेनियन बिजनेस कॉन्क्लेव 2024 में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया ने गहरी जड़ें जमा ली हैं। नवीकरणीय ऊर्जा, खाद्य उद्योग से भारत को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में काफ़ी सहायता हुई है। डिजिटल बुनियादी ढांचे और स्टार्टअप में निवेश करने की राह में भारत सबसे आगे चल रहा है। In an era of rapidly changing technologies and supply chain disruptions, there is actually a very strong case for industry interaction. After all, Make in India has now taken deep root in the defense domain as well. Energy cooperation is another very crucial dimension. It's not just the Mediterranean region's abundant oil and natural gas reserves that is important, we recognize that. But it is actually its vast green hydrogen and green ammonia potential that today present new opportunities for collaboration. And I'm happy to see that Indian business is actually already active in exploring that. ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया। प्रक्षेपण ने सभी परिचालन और तकनीकी मानकों को सफलतापूर्वक पूरा किया। ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वाधान में आयोजित किया गया था। छात्रों को मानसिक रूप से मजबूत बनाने और उनकी सॉफ्ट स्किल्स को बढ़ाने के लिए दिल्ली में राष्ट्रीय इंटर कॉलेज क्रॉसवर्ड अभियान के 2 दिवसीय फिनाले का आयोजन हुआ, जिसमें लगातार तीसरी बार IIT दिल्ली ने बाजी मारी।
ये अखिल भारतीय स्तर की क्रॉसवर्ड प्रतियोगिता है जिसके लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने IIT मद्रास, IIM मुंबई और एक्स्ट्रा सी से समझौता किया है। कार्यक्रम के फिनाले में AICTE के अध्यक्ष प्रोफेसर TG सीताराम, नाइस के मुख्य संरक्षक IAS विवेक कुमार सिंह, IIM मुंबई के निदेशक प्रोफेसर मनोज तिवारी समेत कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस अभियान के संयोजन और बिहार रेरा के अध्यक्ष IAS विवेक सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों और संस्थानों तक पहुंचाने के लिए पहल की जा रही है। प्रचार प्रसार बढ़ाने के लिए अगले साल के लिए हम लोगों ने अभी ही कैलेंडर जो है उसका निर्गत कर दिया है मंत्रालय और AICTE के सहयोग से। अभी इसमें 4 प्लेयर्स हैं। एक तो मंत्रालय ओवरऑल गार्जियन है, उसके बाद AICTE है, IIT मद्रास है, IIM मुंबई है और एक्स्ट्रा सी करके एक संस्था है। तो ये चारों के बीच MOU हुआ है कि आने वाले सालों में भी हो। तो कैलेंडर हम लोग इसलिए निर्गत किए ताकि अगले साल स्टूडेंट्स को मालूम हो कि कब वो हो रहा है, कॉलेजेस को मालूम हो कब हो रहा है और हम मतलब इसको बहुत स्मूथली चला सकें। देश में पहली बार देखो अपना देश पीपुल्स चॉइस 2024 की पहल की गई है। PM नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत श्रीनगर में 7 मार्च को की थी। इस पहल का उद्देश्य मतदान के जरिए देश के सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थलों को चुनना और उन्हें मिशन मोड पर विकसित करना है। इसके लिए मतदान की आखिरी तारीख 15 सितंबर है। 5 कैटेगरी में पर्यटन स्थलों के लिए वोटिंग की जा सकती है। ये कैटेगरी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं विरासत, प्रकृति एवं वन्य जीवन, साहसिक और अन्य हैं। मतदान करने के लिए innovateindia.mygov.in/देखो अपना देश पर विजिट कर सकते हैं। इस पहल की मदद से शीर्ष पर्यटन स्थलों को चुनकर हितधारकों से पर्याप्त समर्थन और निवेश प्राप्त किया जा सकेगा। इसका लक्ष्य सांस्कृतिक स्थलों और परंपराओं के संरक्षण को बढ़ावा देना है। वैश्विक वित्तीय सेवा कंपनी मॉर्गन स्टैनली की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स में चीन को पीछे छोड़ दिया है। इसके मुताबिक सितंबर में चीन के 21.58% के मुकाबले भारत को 22.27% वेटेज मिला है। MSCI IMI में 3,300 से ज़्यादा स्टॉक शामिल हैं। इसमें बड़ी, मध्यम और छोटी कैप वाली कंपनियां शामिल हैं। ये 24 उभरते बाजारों के देशों के स्टॉक को कवर करता है। चीन में पिछले कुछ समय से आर्थिक कठिनाइयों के चलते चीनी बाजारों ने संघर्ष किया है, जबकि भारत के बाजारों को अनुकूल आर्थिक हालात से फ़ायदा मिला है। भारत के इक्विटी बाजार में लार्ज कैप के साथ साथ मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांकों में भी व्यापक आधार पर लाभ हुआ है। MSCI IMI के इस बदलाव के बाद भारतीय शेयर बाजार में करीब 4 से लेकर 4.5 अरब डॉलर के निवेश का अनुमान जताया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इंडेक्स में भारत के प्रदर्शन पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि आर्थिक क्षेत्र में भारत की रेटिंग्स लगातार बेहतर होती जा रही हैं, जिसके चलते भारत निवेश के लिए भी एक आकर्षक स्थान बन रहा है। आज इंडिया टॉप में है। मोदी जी जब से प्राइम मिनिस्टर बना है इस देश का, विश्व स्तर पर हम लोगों का रैंकिंग अब आगे बढ़ते जा रहा है और चाइना से आगे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी है, प्लस हम एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन गए हैं। इसलिए हमारा जो इकोनॉमिक रेटिंग्स भी इतने अच्छे हैं और कोविड के समय से तो और भी हमारा रेटिंग बढ़ गए हैं। कोविड में तो लगभग सब देश लगभग फेल हो गया था भारत को छोड़ के, क्योंकि भारत का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इकोनॉमिक पॉलिसीज वगैरह इतना अच्छा रहा कि हमने क्राइसिस से उभर करके अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया। तो मोदी जी का नेतृत्व को दुनिया मानते हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिंगापुर यात्रा को बहुत सार्थक बताया। उन्होंने कहा कि इस दौरान नए युग की तकनीकों, कौशल विकास, शिक्षा और सेमीकंडक्टर मिशन पर बहुत बड़ी पहल को अंतिम रूप दिया गया। Relationship with Singapore has been elevated to a much higher level, a strategic partnership. Some very big initiatives were finalized during Prime Minister Modi's visit on new age technologies, the semiconductor
mission on skill development, education. He has also announced the opening of an office in Singapore of Invest India and NITTEC, which will provide a single window facilitation for investors and partners who are coming into India for developing modern technologies and technology-based industries. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की पत्नी से मुलाकात की। उन्होंने शिंजो आबे को याद करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज सुबह श्रीमती अकी आबे के साथ हुई मुलाकात से प्रधानमंत्री शिंजो आबे और भारत जापान मित्रता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की बहुत सारी यादें ताज़ा हो गईं। जैसे जैसे हमारे संबंध लगातार आगे बढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री आबे की रणनीतिक दृष्टि हमेशा एक मार्गदर्शक भावना के रूप में काम करेगी। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते की दूसरी सालगिरह के अवसर पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। भारतीय व्यापार और पेशेवर परिषद दुबई और भारतीय जनरल काउंसलेट के संयुक्त प्रयासों से आयोजित इस समारोह में दोनों देशों की कई हस्ती शामिल हुईं। समारोह को संबोधित करते हुए भारत के उप महावाणिज्य दूत यतीन पटेल ने कहा कि दोनों देशों के बीच गतिशील व्यापार संबंधों ने मजबूत और अधिक विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं में योगदान दिया है। भारत और यूएई के बीच का व्यापारिक संबंध अब केवल ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न होकर विभिन्न क्षेत्रों को मजबूती प्रदान कर रहा है। वहीं अपनी संबोधन के दौरान यूएई भारत CEPA के निदेशक अहमद अलजेबी ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में कुल व्यापार में लगभग 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। आर्थिक भागीदारी समझौते की प्रशंसा करते हुए अहमद अलजेबी ने कहा कि CEPA भारत द्वारा हस्ताक्षरित सबसे महत्वपूर्ण मुक्त व्यापार समझौतों में से एक साबित हुआ है। दरअसल इस समझौते ने महत्वपूर्ण निवेशों को भी प्रेरित किया है। फ्रांस आधारित निवेश फर्म क्रिस्टेंसवे ने भारत में टाटा पावर रिन्यूएबल्स में $525 मिलियन का निवेश किया, जबकि डीपी वर्ल्ड ने गुजरात के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें नए बंदरगाहों और टर्मिनलों में $3 अरब का निवेश किया जाएगा। नीति आयोग के तत्वाधान में शुक्रवार को मैडटेक मित्र के लिए आयोग की 20वीं टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO के प्रमुख डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी सहित तमाम अधिकारी और वैज्ञानिक जुटे। मेडटेक मित्र पोर्टल को दिसंबर 2023 में लॉन्च किया गया था। बैठक के दौरान पिछले 8 महीनों में नीति आयोग की इस पहल की प्रगति पर चर्चा की गई। मेडटेक मित्र को चिकित्सा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में युवा इनोवेटर्स की प्रतिभा को पोषित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। बैठक के दौरान डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि मेडटेक मित्र पहल ने देश में चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास में अहम किरदार निभाया है। As has been stated, it fits in with the long-term vision of the Honorable Prime Minister and the nation of a developed nation, where healthcare and healthcare, of the advanced kind, still and grounded in primary healthcare system, will be world-class. It will deliver health outcomes that are expected to be achievable in developed country settings, which mean a life expectancy of more than 85 years. Just to make one indicator visible to all of us, but it will be also leading to strengthening and expansion of the industry, medtech devices industry, the medtech industry in general of our nation, which will contribute toward the GDP of the nation. देश में डिजिटल क्रांति का हिस्सा अब किसान भी बन रहा है। केंद्र सरकार ने देश के करोड़ों किसानों के लिए डिजिटल कृषि मिशन की शुरुआत की है, जिसमें किसानों का यूनिक किसान ID कार्ड बनाया जाएगा। ये कार्ड आधार कार्ड जैसा ही होगा। सरकार की कोशिश है कि अगले 3 सालों तक सभी किसानों के पास यूनिक किसान ID कार्ड हो। इस विशेष कार्ड के माध्यम से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी और फसलों की निगरानी भी हो सकेगी।
क्या कुछ खास है इस विशेष किसान आईडी में, देखते हैं ये रिपोर्ट। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने वैश्विक स्तर पर डिजिटल देश की पहचान बनाई है और डिजिटल क्रांति का लाभ कृषि क्षेत्र में भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार करोड़ों किसानों को एक यूनिक किसान आईडी कार्ड बनाने जा रही है। इस विशेष कार्ड में किसान का पूरा ब्यौरा होगा और इसी डिजिटल कार्ड के माध्यम से किसान से जुड़ी सेवाओं और कृषि से संबंधित निगरानी की जा सकेगी। किसानों को इस कार्ड से केंद्र और राज्य सरकारों की कल्याणकारी योजनाओं का समय से लाभ मिल सकेगा। यह कार्ड फसल और किसानों की मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस कार्ड के जरिए सरकार को पता रहेगा कि किसान के पास कितनी जमीन और मवेशी हैं। इसके अलावा कार्ड के माध्यम से ये भी जानकारी रहेगी कि किसान ने किस फसल की खेती की है। यह कार्ड देश के सभी किसानों को एक डिजिटल पहचान देने में मदद करेगा। यह कार्ड सरकार और किसानों दोनों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। इस कार्ड के जरिए किसान आसानी से फसल बीमा और फसल लोन जैसी सर्विस का लाभ उठा पाएंगे। यहाँ तक कि गांव की जमीन के नक्शे और बोई गई फसल की जानकारी भी इस कार्ड से मिल सकेगी। यह कार्ड डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के रूप में किया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि चालू वित्त वर्ष में 6 करोड़ किसानों के पास यूनिक किसान आईडी कार्ड मिल जाए। सरकार का लक्ष्य है कि वित्त वर्ष 2026-27 तक योजना का लाभ देश के सभी किसानों को मिल जाए। वर्तमान में सरकार के पास 11 करोड़ किसानों का डेटा है। यह सभी किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं। इस कार्ड के जरिए देश के किसानों को एक विश्वसनीय डिजिटल पहचान मिलेगी। देश के अन्नदाताओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना और देश को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा लक्ष्य रहा है, जिसमें देश अब लगातार आगे बढ़ रहा है। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। यू-विन प्लेटफॉर्म सरकार की यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन बिन पहल का हिस्सा एक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयास है जो सालाना लाखों नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं को 12 जानलेवा बीमारियों के खिलाफ मुफ्त टीकाकरण की पेशकश करता है। ये नियमित टीकाकरण और टीकाकरण के पंजीकरण और निगरानी के लिए भी जिम्मेदार है। ये पोर्टल प्रतिवर्ष 29 मिलियन गर्भवती महिलाओं और 26 मिलियन शिशुओं को टीका रोकथाम योग्य बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण का संचालन करेगा। वर्तमान प्रणाली के तहत टीकाकरण डेटा को आशा कार्यकर्ताओं द्वारा मैनुअल रूप से रिकॉर्ड किया जाता है और फिर राज्य और राष्ट्रीय स्तर की रजिस्ट्रियों में एकत्र किया जाता है। इस प्रक्रिया में आमतौर पर 1 महीने से अधिक समय लगता है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा भारत यू-विन प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के आखिरी पड़ाव पर हैं। उन्होंने कहा, जिसे कोविन प्लेटफॉर्म के अनुरूप बनाया गया है। प्लेटफॉर्म के लॉन्च से न सिर्फ हर बच्चे के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को स्टोर करने में सहायता मिलेगी, बल्कि इन रिकॉर्ड्स को डिजिटल बनाने के साथ साथ आने वाली चुनौतियों की निगरानी, पहचान और सुधार में भी बड़ा असर पड़ेगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया, उसमें यूएन उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, क्योंकि हमारे देश में लगभग 2 करोड़ 70 लाख बच्चे हर वर्ष पैदा होते हैं, 3 करोड़ माताएं गर्भवती होती हैं। तो उनका जो रिकॉर्ड है कि जो गर्भवती माताएं हैं उनकी प्रेगनेंसी ठीक चल रही है नहीं चल रही है, उनको जो प्रॉपर आयरन और बाकी जो सप्लीमेंट्री वो है वो मिल रहा है नहीं मिल रहा, प्रेगनेंसी उनकी नॉर्मल है या कैसी है, वो सबका रिकॉर्ड इसमें रहेगा। उसके आगे फिर जो है जैसे जब वो बच्चा पैदा होता है तो उसका वैक्सीनेशन रिकॉर्ड वो उसमें रहेगा। तो ये भी, और अब हर बच्चे का रिकॉर्ड वैक्सीन का रहना ये बहुत महत्वपूर्ण है। नीति आयोग सदस्य वीके पॉल ने कहा कि मजबूत प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था हमारी पहली प्राथमिकता है। एक मजबूत प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था हमें बुढ़ापे के स्वास्थ्य देखभाल के बोझ को कम करने में मदद करता है। A strong primary health care, realizing the fullest potential of primary health care is still eluding us. There is the Ayushman Arogya Mandirs that have been established are meant to provide holistic health for 6,000, 5,000 to 7,000, 8,000 people, and
the denominator there is population. It is not those who come there, but the change that you see at the population level. For example, one of the things that one would like to see is hypertensive, 30% of the adults. That's the data and the information today. With a good primary health care, would we have 10% only having an abnormal blood pressure with treatment, with prevention, from 30 to 10. Abnormal blood pressure, not in 1/3 of the population, but 1/10 of the population. That would be the kind of goal that we should look for. दिल्ली के अशोक होटल में टेक्निकल टेक्सटाइल की बढ़ोतरी और विकास को लेकर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा, इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ समेत इस क्षेत्र के दिग्गज मौजूद रहे। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि आज टेक्निकल टेक्सटाइल को बढ़ावा देने के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद ना दूं तो ये बेईमानी होगी। आज हम $3 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि 2014 से पहले बिल्कुल नहीं था। टेक्निकल टेक्सटाइल की ज़रूरत हमें जीवन के हर क्षेत्र में पड़ रही है। प्रधानमंत्री ने 1400 करोड़ केवल इनोवेशन के लिए दिए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर मैं धन्यवाद ना दूं तो ये बेईमानी होगा। 2014 के पहले इस पर बिल्कुल फोकस नहीं था, और जिसके कारण हम अभी $3 बिलियन का एक्सपोर्ट भी किया है। और ये टेक्निकल टेक्सटाइल ऐसी है जितना जीवन में प्रयोग की बात करें, जूते पहनता हूँ वो भी टेक्निकल टेक्सटाइल है। और इस तरह से टेक्निकल टेक्सटाइल एरोस्पेस के लिए आपने देखा कि सोमनाथन उनके डिपार्टमेंट में ज़रूरत है, एविएशन में है, डिफेंस में है। खुदरा महंगाई में आई नरमी का असर खाने की थाली की कीमत पर भी देखने को मिल रहा है। क्रिसिल MI&A रिसर्च की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बीते अगस्त में खाने की थालियों की कीमतों में पिछले वर्ष के मुकाबले गिरावट देखने को मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक सालाना आधार पर घर में पकाए जाने वाले खाने की शाकाहारी थाली की कीमत में 8% की गिरावट आई है। इसका श्रेय मोटे तौर पर टमाटर की कीमतों में 51% की बड़ी गिरावट को देखा गया है। वहीं मांसाहारी थाली की कीमत में 12% की गिरावट दर्ज की गई है। थाली की लागत में कमी का एक बड़ा कारण LPG की कीमतों में आई कमी को बताया जा रहा है। इस दौरान LPG के दाम में 27% की गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही वनस्पति तेल, मिर्च और कुछ मसालों की कीमतों में कमी भी शाकाहारी थाली के सस्ता होने की वजह बताई गई है। वहीं मांसाहारी थाली की लागत में कमी का बड़ा कारण ब्रॉयलर चिकन की कीमत में 13% की गिरावट को बताया गया है। इस सब के बीच प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के मुताबिक भारत के खाद्य उपभोग पैटर्न में भी अहम बदलाव हो रहे हैं। इसके मुताबिक आधुनिक भारत में पहली बार भोजन पर औसत घरेलू खर्च परिवारों के कुल मासिक खर्च का आधे से भी कम हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अनाज पर खर्च का हिस्सा पहले से काफ़ी कम हो गया है। ये गिरावट ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कम समृद्ध 20% परिवारों में अधिक देखी गई। इसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी पहलें सार्थक भूमिका निभा रही हैं। इसके जरिए 80 करोड़ लोगों को मिल रहे मुफ्त खाद्यान्न के चलते परिवार अनाज से होने वाली अपनी बचत को दूसरे खाद्य पदार्थों पर खर्च कर रहे हैं। इस दौरान लोगों द्वारा पैकेज्ड और प्रोसेस्ड खाने पर किए जाने वाले खर्च में भी वृद्धि देखी गई है। होमलैंड सिक्योरिटी यानी मातृभूमि की सुरक्षा में भारतीय उद्योग की क्या भूमिका हो सकती है और विकसित भारत बनाने के लिए क्या रणनीतियां होनी चाहिए, इस विषय पर नई दिल्ली में एक बैठक आयोजित हुई। एसोचैम द्वारा आयोजित होमलैंड सिक्योरिटी की 9वीं बैठक में विशेषज्ञों का मानना था कि भारत में होमलैंड सिक्योरिटी का एक राष्ट्रीय आयोग होना चाहिए। डीडी न्यूज़ संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने इस मुद्दे पर विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के डॉक्टर अरविंद गुप्ता से खास बातचीत की। विकसित भारत के लिए इंडस्ट्री का नेशनल सिक्योरिटी में क्या रोल हो सकता है, उस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर गुप्ता, जो विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन से हैं। डॉक्टर गुप्ता, आपने बात की कि हमारे पास
एक नेशनल कमीशन होना चाहिए होमलैंड सिक्योरिटी को लेकर, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये देखिए, होमलैंड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है, उसमें बहुत से स्टेक होल्डर्स हैं और अभी टेक्नोलॉजी की भी बात हुई कि किस प्रकार से नई टेक्नोलॉजीज़ को होमलैंड सिक्योरिटी में लाया जाए। तो इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा इसमें रोल रहेगा और भी स्टेक होल्डर्स इसमें हैं। तो किस प्रकार से इनके बीच में एक सिनर्जी और कोऑर्डिनेशन किया जाए और एक कांस्टेंट डायलॉग रहे और जो भी उसमें सजेशंस आए उसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाए, इसके लिए किसी एक मंच की ज़रूरत है। आपने बात की कि हमारा यूनिकॉर्न जो है, हमारे यूनिकॉर्न्स के बारे में पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, लेकिन वही स्टार्टअप्स जो है उसकी टेक्नोलॉजी ड्रेन भी का भी खतरा हो गया, क्योंकि फॉरेनर्स आते हैं हमारी टेक्नोलॉजी लेकर, हमें ही उससे 10 गुना 50 गुना पे वो बेच रहे हैं। वो कितना इंपॉर्टेंट इशू है? देखिए, ये मेरे विचार में ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है। भारत में इस समय टेक्नोलॉजी क्षेत्र में बहुत काम हो रहा है, स्टार्टअप्स हैं और भी कई लोग हैं, लेकिन इनकी एक दिक्कत ये है कि ये एक अभी उभरते हुए स्टार्टअप्स हैं। सो दे हैव सेवरल वीकनेसेस। उनके पास टेक्नोलॉजी है ना, उनके पास मार्केट है ना, उनके पास मार्केटिंग है और उन लोगों को कोई इतनी सपोर्ट भी नहीं मिलती और वो लोग चाहते हैं कि उनको कोई लॉन्ग टर्म ऑर्डर्स मिलें। तो लॉन्ग टर्म ऑर्डर्स में प्रोक्योरमेंट, खासकर जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनका प्रोक्योरमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपने सुना डॉक्टर गुप्ता की राय, हमें एक तो नेशनल कमीशन चाहिए होमलैंड सिक्योरिटी पे, और दूसरा हमें अपने स्टार्टअप्स को प्रमोट करना होगा, क्योंकि स्टार्टअप्स जो है हमारी जो विकसित भारत की जो यात्रा है उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं। कैमरामैन जगमोहन के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़, दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का निर्देश वाले एनजीटी के आदेश पर रोक लगा दी है। एनजीटी ने गंगा में सीवेज के प्रवाह को रोकने की जिम्मेदारी को निभाने में नाकाम रहने पर इन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने और दंडात्मक कार्रवाई का आदेश दिया था। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट दिसंबर के दूसरे हफ्ते में आगे सुनवाई करेगा। 9 फरवरी को दिए आदेश में एनजीटी ने उत्तराखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को फटकार लगाते हुए कहा था कि वो महज मूक दर्शक बना हुआ है और गंगा में सीवेज के प्रवाह को रोकने के लिए जरूरी कदम नहीं उठा रहा है। कोर्ट ने बोर्ड को जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने का आदेश दिया था। वर्ष 2024 अब तक का सबसे गर्म वर्ष बनने की राह पर है। पिछले 7 महीनों में वैश्विक तापमान असाधारण रूप से उच्च स्तर पर पहुंच गया। कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा ने जलवायु संकेतकों की निगरानी और रिकॉर्ड तोड़ने वाली स्थितियों की रिपोर्ट में कहा है कि अगस्त को विश्व स्तर पर संयुक्त रूप से सबसे गर्म अगस्त के रूप में रिकॉर्ड बुक में दर्ज किया गया है। कोपरनिकस की अगस्त रिपोर्ट को लेकर कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस की उपनिदेशक सामंथा बर्गेस ने जानकारी दी कि वर्ष 2024 के पिछले 3 महीनों में सबसे गर्म जून और अगस्त ने रिकॉर्ड बनाया। बर्गेस ने चेतावनी दी है कि अगर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाए गए तो इस गर्मी में तापमान संबंधी घटनाओं के तेज होने की संभावना है, जिससे लोगों को विनाशकारी परिणामों का सामना करना होगा। इस वर्ष गर्मी न केवल कई रिकॉर्ड सेट कर रही है बल्कि व्यापक स्तर पर विश्व भर में विशाल क्षेत्रों को प्रभावित कर रही है। उदाहरण के तौर पर यूरोप ने अपना दूसरा सबसे गर्म अगस्त दर्ज किया, जिसमें तापमान 1991-2020 के औसत से 1.57 डिग्री सेल्सियस अधिक था। वहीं पूर्वी अंटार्कटिका, टेक्सास, मैक्सिको, कनाडा, पूर्वोत्तर अफ्रीका, ईरान, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया में भी असाधारण गर्मी देखी गई। सभी में तापमान औसत से बहुत अधिक दर्ज किया गया। वहीं महासागरों ने भी गर्माहट का रिकॉर्ड बनाया है। अगस्त में समुद्र की सतह का तापमान 20.91 डिग्री सेल्सियस के दूसरे उच्चतम रिकॉर्ड तक पहुंच गया है। समुद्र का ये बढ़ा हुआ तापमान आगे जलवायु संबंधी व्यवधान पैदा कर सकता है, जिसमें अधिक तीव्र तूफान और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव शामिल है। कन्नड़ अभिनेत्री संजना गलरानी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से मुलाकात की और कन्नड़ फिल्म उद्योग में काम करने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महिला समिति बनाने का अनुरोध भी किया। मलयालम फिल्म उद्योग में प्रमुख हस्तियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट के बाद सामने आए, जिसमें फिल्म उद्योग में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए थे।
गोवा में आगामी 20 से 28 नवंबर तक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी के 55वें संस्करण का आयोजन होने जा रहा है। इसको लेकर आज राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने मुंबई में एक रोड शो का आयोजन किया। ये रोड शो मुंबई के पैडर रोड स्थित NFDC परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें फिल्म जगत के विशेषज्ञ, निर्माता, महावाणिज्य दूतावास और मीडिया पेशेवर एक साथ आए। इफ्फी महोत्सव के निदेशक शेखर कपूर ने इस मौके पर अपने अनुभव साझा किए। NFDC के महाप्रबंधक D रामकृष्णन ने आगामी इफ्फी की प्रमुख पहलों और रोमांचक विशेषताओं को रेखांकित किया, जिसमें बहुप्रतीक्षित फिल्म बाजार भी शामिल है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और उत्कृष्ट फिल्म परियोजनाओं को मान्यता देना है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के युवाओं के लिए कृषक उत्पादक संगठन यानी FPO वरदान साबित हो रहा है। FPO के जरिए न सिर्फ पुरुषों और महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, बल्कि ये उन्हें आत्मनिर्भर बना रहा है। महिलाओं के लिए ये बहुत ही कारगर साबित हो रहा है। इसके कारण महिलाओं को रोजगार का एक नया विकल्प मिल गया है। रोजगार के अवसर गांव में ही उपलब्ध होने से पलायन की समस्या अब धीरे धीरे कम हो रही है। केंद्र सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपीडा के प्रयासों का असर अब जमीन पर दिखना शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से काम की तलाश में मुंबई गए युवा अब लौटकर अपने गांव का रुख कर रहे हैं। वाराणसी जिले के पिंडरा और शाहपुर गांव में बड़ी संख्या में युवा मुंबई से वापस आए हैं और FPO यानी कृषक उत्पादक संगठन के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। युवाओं में सरकार की इस पहल को लेकर खासा उत्साह है। एपीडा वाराणसी और आसपास के जिलों के किसानों के कृषि उत्पाद को विदेशों में निर्यात करने में लोगों की मदद कर रही है। कृषि निर्यात के माध्यम से गांव के अंदर जो एपीडा से जुड़े हुए FPO, जिनको कि एपीडा में उनका रजिस्ट्रेशन है और बहुत अच्छा निर्यात कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना कि किसानों, महिलाओं को उद्यमिता की तरफ ले जाना आज वो साकार होते हुए दिख रहा है। आज यहाँ पे जो महिलाएं हैं और पर्पज है, आज इस गांव को हम लोग जो बाए हैं कि जो यहाँ पे हमारा FPO है, मधुजनसा फीड फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, जो कि एपीडा में रजिस्टर्ड भी है और अच्छा निर्यात भी कर रहे हैं। पिछले अरविंद राजभर शाहपुर गांव में FPO के निदेशक हैं। उन्होंने गांव की महिलाओं को इस काम से जोड़ने का काम किया है। रोजगार मिलने से महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं और समाज में अहम भूमिका निभा रही हैं। एपीडा के सहयोग से और मधुजनसा फ्रेट फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के सहयोग से हम लोगों ने पैकेजिंग का काम और एक्सपोर्ट का काम चालू कर दिया और आज हमारे गांव सभा की कम से कम 40 से 50 महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं इस कार्यक्रम से। हम लोग प्राइमरी यहाँ करते हैं, इसके बाद पैक हाउस पे ले जाके इसका प्रॉपर सॉर्टिंग ग्रेडिंग करके एक्सपोर्ट करते हैं। मैं यही रोजगार करती हूँ। जो हमारी समूह की सभी महिलाएं जो बेकार बैठी हैं, तो हमारे अरविंद भैया ले आए हैं रोजगार। बेनिफिट ऐसा है कि जो जैसा कार्य करता है, कोई घर में फंस जाता है तो नहीं आता है, जो रेगुलर करता है 7-8 हज़ार उनका बेनिफिट हो जाता है। हम लोग सब्जी 15 दिन का ट्रेनिंग दिया। ट्रेनिंग देने के बाद हम लोग सब्जी बिनने जान गए। परोरा, भिंडी यही काम होता है, मैं भी आके करती हूँ। मेरा भी पगार 6-7 हज़ार महीने में हो जाता है। क्रियान्वयन में शामिल है एपीडा और कर्ता जो हैं वो किसान हैं, महिलाएं हैं, जो जोर दे रही हैं उस सोच को, जोड़ दे रही हैं धरती से उस उड़ान को जो पाना चाहता है हर कोई। ये महिलाएं कृषि के माध्यम से देश को, गांव को दे रही हैं। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज, शाहपुर, वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैरालंपिक खेलों में पदक विजेताओं से फोन पर बात कर बधाई दी है। पीएम ने पैरा एथलीट हरविंदर सिंह, कपिल परमार, प्रणव सूरमा, सचिन सर्जेराव, खिलाड़ी और धर्मवीर से टेलीफोन पर बात करके जीत की बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों का पदक जीतना देश के लिए सबसे बड़ा उपहार है। उन्होंने खिलाड़ियों के इतने शानदार प्रदर्शन के पीछे उनके कोच के प्रयासों की भी सराहना की है। पेरिस पैरालंपिक में भारतीय दल का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने आज ऊंची कूद में स्वर्ण पदक हासिल किया, जिसे पूरा किया प्रवीण कुमार ने। प्रवीण ने पुरुषों की हाई जंप T64 में 2.08 की कूद के साथ स्वर्ण पदक को अपना बनाया। प्रवीण का ये पर्सनल बेस्ट भी रहा।
प्रवीण कुमार ने इससे पहले टोक्यो पैरालंपिक में भी पदक जीता था और तब इस खिलाड़ी ने रजत पदक हासिल किया था। वहीं प्रवीण ने पैरा एशियन गेम्स में भी स्वर्ण पदक हासिल किया था, जबकि विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में इस खिलाड़ी ने कांस्य पदक को अपना बनाया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पेरिस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले ऊंची कूद एथलीट प्रवीण कुमार को जीत की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पेरिस पैरालंपिक 2024 में पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर प्रवीण कुमार को हार्दिक बधाई। पैरालंपिक में लगातार रिकॉर्ड प्रदर्शन के साथ पदक जीतकर प्रवीण ने असाधारण खेल का प्रदर्शन किया है। भारत को प्रवीण पर गर्व है। मैं कामना करती हूं कि वो भविष्य में भी खेल के क्षेत्र में उत्कृष्टता की नई ऊंचाइयों को छूते रहें। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रवीण कुमार को जीत की बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में लिखा, पैरालंपिक 2024 में पुरुषों की ऊंची कूद T64 में स्वर्ण पदक जीतकर नई ऊंचाइयों को छूने वाले प्रवीण कुमार को बधाई। उनके दृढ़ संकल्प और दृढ़ता ने हमारे देश को गौरवान्वित किया है। भारत को उन पर गर्व है। पेरिस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के प्रवीण कुमार का सफर बेहद शानदार रहा है। टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले प्रवीण ने नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई खिताब दर्ज किए हैं। अब उन्होंने पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर अपने नाम एक और उपलब्धि दर्ज कर ली है। पेरिस पैरालंपिक के ऊंची कूद में गोल्ड का तमगा जीतने वाले प्रवीण कुमार की उपलब्धियों पर आज पूरा देश गर्व कर रहा है। पैरालंपिक के ऊंची कूद के T64 फाइनल मुकाबले में प्रवीण ने 2.08 मीटर का स्कोर हासिल कर पहला स्थान प्राप्त किया। यूपी के गौतम बुद्ध नगर से ताल्लुक रखने वाले प्रवीण कुमार के ओलंपिक पोडियम तक पहुंचने का सफर बेहद चुनौतियों भरा रहा। शुरुआती समय में प्रवीण ने वॉलीबॉल खेलना शुरू किया था, हालांकि उन्हें इस खेल में कुछ खास सफलता नहीं मिली। उनके जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ एक ऊंची कूद प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के समय आया। इस स्पर्धा में हिस्सा लेने के बाद उन्हें दिव्यांग एथलीटों के लिए उपलब्ध संभावनाओं के बारे में पता चला। इसके बाद प्रवीण की मुलाकात हुई पैरा एथलेटिक्स कोच डॉक्टर सत्यपाल सिंह से, जिन्होंने प्रवीण की क्षमता को पहचाना और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एथलीट बनाने में अहम भूमिका निभाई। प्रवीण कुमार ने साल 2019 में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक अपने नाम कर हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। इसके बाद उन्होंने 18 वर्ष की उम्र में पहली बार टोक्यो पैरालंपिक में हिस्सा लिया और अपने डेब्यू पैरालंपिक में ही 2.07 मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ रजत पदक हासिल किया। साल 2022 में दुबई में आयोजित ग्रांड प्री में प्रवीण ने रजत पदक जीतने में सफलता हासिल की। इसके बाद प्रवीण ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन की बदौलत 2022 में एशियाई खेलों में भी गोल्ड पर कब्जा जमाया। इतना ही नहीं, प्रवीण ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक जीता और अब पेरिस पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर मरियप्पन थंगवेलु के बाद पैरालंपिक में पुरुष ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पैरा एथलीट बने। वहीं प्रवीण कुमार ऐसे तीसरे भारतीय भी हैं जिसने पैरालंपिक के ऊंची कूद में पदक जीता है। उनसे पहले शरद कुमार ने रजत पदक जीता था, जबकि मरियप्पन ने पुरुष T63 स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया था। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार।